विनाश की तरफ बढ़ रही है लड़ाई। खबरें विस्तार से आपको बता दें, दूसरे दौर की बातचीत भी बेकार हो गई है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई की, जिसमें अब साजिश की एंट्री भी हो गई है। ऐसे में सवाल है, क्या बड़े नेता की हत्या से ही सुलझेगा रूस यूक्रेन का विवाद? जेलेंस्की की हत्या कराना चाहता है रूस। पुतिन की हत्या से थमेगा युद्ध। यूएस सीनेटर। नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। रूस यूक्रेन की लड़ाई में साजिश। अब तक यूक्रेन की तरफ से राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश की बात कही जा रही थी, लेकिन अब वैसा ही दावा लंदन के एक बड़े अखबार ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद एक हफ्ते के अंदर 3 बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की कोशिशें की गई, लेकिन हर बार हत्या की कोशिश नाकाम रही। अब सवाल है कि हत्या की कोशिशें नाकाम कैसे हुई। रिपोर्ट की माने तो जेलेंस्की की हत्या की कोशिश नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह है युद्ध का विरोध करने वाले रशियन लोग, जिन्होंने यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों को इन हमलों के बारे में खुफिया जानकारी दी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के कुछ जासूस भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान को सफल नहीं होना देना चाहते, इसलिए साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही यूक्रेन को खबरदार कर दिया गया। ऐसा दावा कोई पहली बार नहीं किया गया। इससे पहले भी दावा किया गया था कि जेलेंस्की की हत्या के लिए अफ्रीका से 400 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों को रूस ने यूक्रेन भेजा। ऐसे दावों के पीछे की सबसे बड़ी वजह है रूस का वो प्लान जिसके तहत वो यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है। खैर, ये युद्ध है जो 100% शुद्ध तरीके से नहीं लड़ा जाता। साजिश भी इसका एक अहम हथियार है, और ऐसी ही एक साजिश चाहते हैं अमेरिका के एक सीनेटर। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की सलाह दी है। लिंडसे ग्राहम के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का सिर्फ एक इलाज है, और ये कोई कर सकता है तो वो है रूसी शख्स। रूस के किसी शख्स को व्लादिमीर पुतिन की हत्या करनी होगी। लिंडसे ग्राहम ने कहा कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन अगर रूस के लोग अपनी पूरी जिंदगी को अंधकार में नहीं जीना चाहते और पूरी दुनिया से अलग थलग नहीं होना चाहते, तो ऐसा करने की जरूरत है। ऐसे में एक बार फिर सवाल वही कि नेता की जाएगी जान तो होगा समाधान। सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए हुई दोनों देशों की दूसरे दौर की बातचीत में भी नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत होगी। इधर जंग के 90 दिन भी हमला जारी है। शुक्रवार को यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर भी हमला कर दिया गया। इस हमले में यूक्रेन के 3 सैनिक भी मारे गए। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट जपोरिजिया पर रूस ने कब्जा भी कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। यूपी चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, तो इन तीनों तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर शक्ति प्रदर्शन की है, जबकि दूसरी तस्वीर है बाबा विश्वनाथ के पूजा की। वहीं तीसरी तस्वीर पीएम के उस अवतार की है जिससे वो सबका मन मोह लेते हैं। तो बता दें कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस की परिक्रमा की। उन्होंने यहां मलदहिया से गोदौलिया चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान उनका भगवा अवतार भी नजर आया। पीएम मोदी ने सिर पर भगवा टोपी पहन रखी थी। सबसे पहले उन्होंने मलदहिया चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रोड शो के लिए निकल गए। इस दौरान जगह जगह लोगों ने पीएम मोदी का फूल से स्वागत किया। पीएम
मोदी का ये रोड शो मलदहिया, लौराबीर, कबीर चौरा, मैदागिन चौराहा होते हुए करीब 2.25 घंटे में श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचा। यहां पीएम मोदी ने शोपचार पूजन विधि से भगवान भोले की पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। करीब 20 मिनट पूजन करने के बाद वे काशी विश्वनाथ धाम से बाहर निकले तो डमरू भी बजाया। वाराणसी में रोड शो और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। पीएम मोदी पूजा के बाद मदन मोहन मालवीय मूर्ति पर माल्यार्पण करने गए। इसके बाद वे 80 इलाके में मशहूर चाय की दुकान पर पहुंच गए। यहां उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ली। दरअसल पीएम मोदी जिस चाय की दुकान पर पहुंचे थे वो 80 इलाके में पप्पू की अड़ी के नाम से जाना जाता है। चाय की दुकान पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का स्वागत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसके बाद पीएम मोदी के लिए चाय बनाने और चाय परोसने का काम पप्पू के लड़के दुकानदार मनोज ने किया। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी के मलदहिया इलाके से रोड शो करते हुए विश्वनाथ धाम पहुंचे और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद कार में सवार होकर सीधे लंका इलाके में स्थित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए निकल गए। माल्यार्पण के बाद 80 इलाके से गुजरते वक्त पीएम मोदी ने अपने काफिले को रुकवाया और पप्पू चाय की अड़ी पर पहुंच गए और चाय की चुस्कियां ली। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जन अभाव अभियोग निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन राज्य सरकार का मूल मंत्र है और अधिकारी सरकार की इस भावना के अनुरूप काम करें। मुख्यमंत्री ने समर्पण पोर्टल, हेल्पलाइन 181 और अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रकरणों के निराकरण की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का पैमाना यही है कि लोगों के जरूरी काम समय पर हो और समस्याओं का शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो ताकि आम जन का जीवन सुगम हो सके। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने आवास पर कोयला आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। राज्य विद्युत उत्पादन निगम के कोयला आधिकारिक विद्युत गृहों से कोयले का नियमानुसार भंडारण किया जाए ताकि प्रदेश में कहीं भी विद्युत उत्पादन में बाधा न आए। बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आयातित कोयले की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 1 वर्ष पूर्व आयातित कोयले की दर लगभग $87.5 प्रति टन थी, जो गत माह बढ़कर $220 प्रति टन हो गई है। इस बैठक में बिजली विभाग के आला अधिकारी सहित ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी भी मौजूद रहे। और अब बात बेहतरीन बजट पर सीएम गहलोत के आभार की। सीएमआर में विभिन्न समाजों, संस्थाओं और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने सीएम से मुलाकात की और बजट में की गई घोषणाओं के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि सभी वर्गों से सुझाव लेकर समावेशी बजट पेश किया गया। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से बजट आने के बाद लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी खुश हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदेश और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। सुजानगढ़ के नलियाबास का रहने वाला यूक्रेन के खार्किव शहर में करीब 1 सप्ताह तक युद्ध में फंसा हुआ छात्र खुशल कंवर सकुशल लौट आया है। 4 मार्च को सुबह खुशहाल कंवर घर पहुंचा तो परिवारजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशहाल के पिता सुशील कुमार, माता अनीता और दादी मांगी देवी ने अपने बच्चे को पाकर खुशी जाहिर की। वहीं उपसभापति अमित मारोचिया, कांग्रेस नेता विद्याधर बेनीवाल भी खुशहाल के घर पहुंचे और उसका स्वागत किया।
सर अनुभव काफ़ी ख़राब ही रहा था वैसे तो। बाकी हम लोगों ने सर्वाइव किया है वहाँ पे, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोगों ने वेट करा कि किसी तरह की अगर हेल्प हो पाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर खुद से डिसाइड करा कि अपने रिस्क पे वहाँ से निकलेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 6 दिन तक वेट किया, वहाँ पे बंकर्स में रहे। उसके बाद में हम लोग ट्रेन के थ्रू वेस्ट तक गए और वहाँ से पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे वापस आए। मेरा पड़ोसी है और ये चौथी साल इसकी वहाँ चल रही थी, डॉक्टरी कर रहे थे। वहाँ पर हालात ख़राब होने की वजह से अमित जी वाइस चेयरमैन ने विधायक जी से कहा कि हमारे खुशहाल तंवर एक बच्चा है जो वहाँ फंस गया है, उसको लाने के लिए व्यवस्था करो। और विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से हम सबके सामने बात की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को नाम पत्ते सारे नोट करवाए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा, उसको ये इन प्रकार वापस घर सुरक्षित पहुँचाएँ। सबसे पहले तो मैं इस परिवार को बहुत हार्दिक बधाई देता हूं कि इनका बच्चा सकुशल कर आया है। साथ ही मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस हालात में ऐसी शानदार घोषणाएं करी कि जितने भी हमारे बच्चे राजस्थान के उनको सकुशल राजस्थान सरकार खर्चा देके घर पे लाएगी। साथ ही मैं मनोज जी मेघवाल हमारे विधायक है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी प्रयास किया, सीएम साहब से बात करी और उनका भी प्रयास रंग लाया, हमारा बच्चा हमारे घर पे आया। और अब आपको दिखाते हैं सेवा और समर्पण की अद्भुत कहानी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में वैसे मरीजों की सेवा नर्सिंग स्टाफ की एक खास टीम करती है जिनका अपना कोई नहीं, यानी वैसे बेसहारा मरीज जो या तो किसी दुर्घटना के कारण बेसहारा होकर अस्पताल पहुंचे हो, या वैसे मरीज जिन्हें उनके परिजनों ने छोड़ दिया है। मिलिए। सबसे बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी सेवा, असहाय लोगों के सहारा बने नर्सिंग कर्मी। आते ही चाहे वो अगर गंदा है, उसके कपड़े बदलवाना है, उसको खाना खिलाना है, उसकी जांचें करानी है, हमें पता नहीं पड़ता है तो हमारे वार्ड से डॉक्टर साहब का, स्टाफ का फ़ोन आ जाता है और फ़ोन के साथ में ही हम पूरे तन मन धन से उसकी सेवा में जुड़ जाते हैं। प्रदेश का सबसे बड़ा एसएमएस अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ज्यादातर मरीज अपने परिजनों के साथ इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है या परिवार वालों ने बेसहारा छोड़ दिया। ऐसे ही बेसहारा लोगों के सहारा बनते हैं एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग वॉरियर्स। पूरी टीम में हम लगभग 6-7 आदमी हैं जो 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, और बाकी के बहुत लोग हैं जो हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, और उन सपोर्ट की सहायता से ही हम इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। ऐसे मरीजों के इलाज के दौरान कपड़े बदलने, खाना खिलाने से लेकर सभी काम नर्सिंग कर्मी खुद करते हैं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी ने बताया कि निराश्रित मरीजों के बारे में वार्ड से ही जानकारी मिलने के बाद उनका काम शुरू हो जाता है, जिसके बाद उनके साथी मरीज के ठीक होने तक उनका पूरा ख्याल रखते हैं। सफाई में, उनके केयर में, उनके खाने पीने में, और जब हम सेवा करते हैं और जब उनके घर पे जब पहुंचता है मरीज, अपने घर वालों से कई बार मिलता है, तब उनका जो वापस फीडबैक आता है तो हमें लगता है कि हमारा सच में ही जिस काम के लिए एक इंसान होता है, एक मदद करने के लिए, और हमारी सेवा सार्थक हो रही है। अस्पताल में सिर्फ मरीजों का सही तरीके से इलाज ही नहीं होता, बल्कि ऐसे मरीजों को उनके परिजनों से मिलाने या घर भेजने का भी इंतजाम नर्सिंग कर्मचारी खुद करते हैं। घर भेजते वक्त उनका हम टिकट, अगर रेल से जा रहा होता है उसका टिकट दिलाते हैं, उसको खाने की व्यवस्था करके, और आगे भी वो अपने घर पर पहुंच जाए, उसको वहाँ उसके रास्ते के लिए भी, आगे रिक्शे के लिए भी अलग से पैसे की व्यवस्था करके, और पानी की बोतल, खाना, पूरा व्यवस्था करके उसको भेजते हैं। नर्सिंग कर्मी बलदेव चौधरी और उनके साथी पिछले 8 सालों में हजारों मरीजों की मदद कर चुके हैं, जिसमें देश के हर राज्य के मरीज शामिल हैं। करीब ऐसा कोई शहर नहीं है, कोई भी शहर, चाहे वो आसाम है, बंगाल है, आपका उड़ीसा है, आपका बिहार है, पूर्वी यूपी है, हमारा राजस्थान है, हर शहर से हमने सब जगह भेजे हुए हैं। और जिनका कहीं भी कोई अगर परिजन नहीं होता तो हम उनको आश्रम भेजते हैं। आश्रम में सबसे ज्यादा हम भरतपुर अपना घर। बलदेव चौधरी और उनके साथ के नर्सिंग वॉरियर्स सेवा भाव के साथ ही कई मरीजों से मजबूत रिश्ते में बंध गए हैं। सब उससे बच्चे से सबको बहुत प्रेम हो गया। फिर हमने उनको कलेक्टर साहब के आदेश के वो करा के एसओएस बालग्राम में भेजा। उन दोनों बच्चों का मैं हर साल आज लगभग 2014 से कंटिन्यूस उनका जन्मदिन भी मनाते हैं,
और उनको मुझे भी उनसे बहुत मोह हो गया है और मैं भी बच्चे की तरह ही उनको ट्रीट करता हूँ। नर्सिंग कर्मचारियों के लिए मरीजों की सेवा उनकी ड्यूटी में शामिल है, लेकिन एसएमएस अस्पताल के ये नर्सिंग वॉरियर्स सेवा भाव की मिसाल हैं। आज के दौर में जब घरों में बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए परिजनों के पास वक्त नहीं होता, वहाँ बलदेव चौधरी और उनसे जुड़े ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो मानवता को जिंदा रखे हुए हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात जियो वर्ल्ड सेंटर की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को खोले जाने की घोषणा की है। जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई के बांद्रा कुर्ला इलाके में 18.5 एकड़ में फैला है। कंपनी के मुताबिक इस सेंटर के पीछे नीता अंबानी की सोच बताई जा रही है। ये वही कन्वेंशन सेंटर है जहां 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बैठक होना तय हुआ है। इस वर्ल्ड सेंटर का डिजाइन भी बेहद खास है। इसके 1,07,640 वर्ग फुट में बने 2 कन्वेंशन सेंटर्स में 10,640 लोग बैठ सकते हैं। 1,61,460 वर्ग फुट में फैले 3 प्रदर्शनी हॉल हैं, जिनमें 16,500 अतिथि एक साथ कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा 3,200 मेहमानों के लिए बॉल रूम और 25 मीटिंग रूम्स की भी व्यवस्था की गई है। चलिए अब जान लेते हैं कि जियो वर्ल्ड सेंटर को लेकर अपना विजन साझा करते हुए नीता अंबानी ने क्या कहा। जियो वर्ल्ड सेंटर हमारे गौरवशाली राष्ट्र के लिए एक और उपलब्धि है। ये नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। सबसे बड़े सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रीमियर स्टेलिंग और डाइनिंग सुविधाओं से लैस जियो वर्ल्ड सेंटर को मुंबई के नए लैंडमार्क के रूप में देखा जाएगा। ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां हम एक साथ भारत के विकास की कहानी का अगला अध्याय लिखेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।